जेपीसी की तैयारी कर रहे हो, डेली जेपीएससी की मेंटरशिप सेशन, डेली फीडबैक सेशन, आंसर राइटिंग, नोट्स, क्लास डेली लेवल पे चल रहा है। जिनको भी जेपीएससी के लिए अच्छे से तैयार होना है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो डेफिनेटली आंसर राइटिंग तो किए ही होंगे। आप में से बहुत लोग नहीं भी किए होंगे, तो नहीं किए हैं तो गलत किए हैं, कर लेना चाहिए। और आप में से जो भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, जहां भी कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आंसर जो है वो एग्जाम के स्टैंडर्ड पे है कि नहीं। जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है एक पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की, उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं। अभी हम लोग बात करेंगे पीसीएस एग्जाम को लेकर। जैसे अभी जेपीएससी का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, तो हम क्या उस पीसीएस के लेवल पे खुद को तैयार किए हैं, या हमारा आंसर राइटिंग ऐसा है? हमने बहुत पढ़ाई कर ली, हमने सारे पॉइंट्स याद कर लिए। क्योंकि आप एक बात सोचिए कि वही लक्ष्मीकांत का किताब है ना, जिसको पढ़ के एक स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा है और बहुत सारे नहीं कर रहे हैं। तो एक ही किताब को पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कुछ क्वालिफाई कर रहा है। कैसे हो रहा है? यानी उस किताब को पढ़ने का तरीका अलग है, और जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे वो उन जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, या उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक उसी तरह से एक सिंपल सा सवाल हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, उसका दो आंसर आपको हम दिखाएंगे, दोनों में कंपेयर भी करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए प्रॉपर तरीके से कि कहां कहां क्या गलती हो रही है। उस सवाल के लिए जो नोट्स हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाया गया था वो सबके लिए इक्वल था। उस नोट्स के आधार पे, कुछ अलग कंटेंट के आधार पे ही स्टूडेंट ने उसको लिखा है। सबके पास सेम फैक्ट्स हैं, लाइंस है, उस पे जो मेंस का आंसर राइटिंग लिखा है उसमें इतना अंतर कैसे हो गया, यही आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। दो पीडीएफ सेम क्वेश्चन पे ले रहे हैं, दो अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा लिखा हुआ है। एक बार उसको आप देखिए तो आपको समझ में आएगा क्या ऐसी ही गलती आप भी कर रहे हैं, क्या आपका भी आंसर इतना ही कसा हुआ है या इतना ढीला लिख रहे हैं। और अगर आंसर काफी लचीला, मतलब काफी ज्यादा कम इंफॉर्मेटिव भी है और काफी ज्यादा लुंज पुंज टाइप है, तो उसको स्कोर नहीं मिलता। वो देखने में और पढ़ने में तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब हम खुद से उसको पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, कमाल का लिखे, क्या शब्द डाला है, क्या लाइन डाला है, इसमें नंबर नहीं मिलने का सवाल ही नहीं। और जब नंबर नहीं मिलता है तब लगता है कि लो, नंबर तो मिला ही नहीं, यानी आयोग ने बेईमानी कर ली, है ना। ऐसा होता है हर बार, हर साल। तो चूंकि एकेडमी चला रहे हैं तो ये चीज तो देखते ही हैं, हर साल होता है, हर बार होता है, स्टूडेंट्स को ये लगता है। बट क्या आपका आंसर उस स्टैंडर्ड पे है? चलिए हम लोग दो आंसर को देखते हैं, और जो भी अभी झारखंड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी मौका है उसको इंप्रूव कर लेने का। आप इंप्रूव कर लीजिए, और मौका है अभी कि उस प्रेशर को घर में हैंडल करके एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। तो आइए एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से देखते हैं। पहले अच्छा आंसर देखते हैं, उसके बाद उससे थोड़ा सा कमजोर आंसर देखते हैं। आंसर खराब कहना अच्छी बात नहीं है, बट थोड़ा सा उससे कमजोर आंसर देखते हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंस भी हम वहीं पे आपको बताएंगे। तो आते हैं स्क्रीन पे, ताकि ज्यादा अच्छे से आप उसको समझ सके। हम इस आंसर को देखते हैं, और इसको पहले इसीलिए देखते हैं कि जब तक इसको आप देखोगे नहीं तब तक आप इससे जो हल्के तरीके से लिखा हुआ आंसर वो आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले हम इसको देखते हैं। सवाल क्या है देख लो। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझाते हुए हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करनी है, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स को भी समझाना है और हिमालय की उत्पत्ति को भी समझाना है। देखिए, पृथ्वी की सतह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील है। सतह पर होने वाले इन परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। एक अच्छा इंट्रोडक्शन का लाइन है। परंतु भू आकृतिक विज्ञान में अंतर्जात भू संचलन द्वारा, क्या लिखा है देख लो, एक एक शब्द। चलिए इसको हम बाद में आपको बताते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस आंसर को। अंतर्जात भू संचलन द्वारा सतह पर होने वाले परिवर्तनों से संबंधित दिए गए सिद्धांत में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता मिली है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की मोटाई की ठोस परत अर्थात स्थल मंडल के बृहद भाग को प्लेट कहते हैं। प्लेट क्या कहते हैं बता दिया गया। प्लेट सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की अधिकता, महासागरीय महाद्वीपीय सतह से निर्मित, कई खंडों में विभाजित और स्थलीय दृढ़ भूखंड
ये प्लेट की विशेषता आपको बता दी गई है एकदम शॉर्ट में, ठीक है। अब प्लेट के बारे में कोई बात नहीं की गई है, प्लेट की विशेषता बताई गई और सीधा कहाँ आया गया, तो सीधा प्लेट टेक्टोनिक्स में। अब प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पे होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। बहुत ही शानदार डेफिनेशन है। अब इन्होंने प्लेट संचरण के कारण बताया, क्या? संवहन तरंग, कटक का दबाव, स्लेब में खिंचाव। इसके साथ ही प्लेट संचलन किस प्रकार से होता है वो भी शॉर्ट में बता दिया, अपसारी, अभिसारी और समानांतर संचलन। और इसको कैसे बताया है, तो फ्लो चार्ट में। इसको एक छोटा सा अलग फ्लो चार्ट, इसके लिए एक अलग फ्लो चार्ट और इसके लिए एक अलग डिजाइन का फ्लो चार्ट में इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। अपसारी संचलन, जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में संचलन करती है तो उसे अपसारिक संचलन कहते हैं। विश्व के अधिकांश सीमांत और अपसारी सीमा मध्य महासागरीय कटकों के सहारे हैं। एक्सप्लेनेशन कर दिया गया जैसे मध्य अटलांटिक कटक। अभिसारी संचलन, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती है तो इसे अभिसारी संचलन कहते हैं। इसमें भारी एवं तेज गति वाला प्लेट का हल्की एवं कम गति वाले प्लेट के नीचे क्षेपण होता है। इसके कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण। तो हिमालय का क्यों हुआ वो अभी बताया गया, लेकिन इसके बाद अब अभिसारी संचलन में महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय संचलन और महासागरीय और महाद्वीपीय संचलन, इस तरह से इनको इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अलग अलग प्लेट किस तरह से संचलन करता है। समानांतर प्लेट संचलन में क्या होगा, जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती है, जिससे ना तो किसी प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, समानांतर प्लेट संचलन कहलाता है। उसके कारण बहुत अधिक भूकंप आते हैं। इसको थोड़ा सा ठीक किया जा सकता था, बट ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, अब यहां पे खत्म हो गई प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति आधे में आधे का जवाब, आधे में दूसरे पार्ट का जवाब। लगभग 200 मिलियन साल पहले भारत एक बड़ा द्वीप था जो कि मेडागास्कर में स्थित था। यह एक उपमहाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यह प्राचीन अब विलुप्त तेथिस सागर के माध्यम से उत्तर की ओर बढ़ना शुरू हुआ। 10 मिलियन वर्ष पहले यह दक्षिण एशिया के यूरेशियाई प्लेट से टकराया। यहाँ पे देखिए कैसे एक छोटा सा, एकदम छोटा सा मैप ड्रॉ किया गया है, जिससे कहीं से किसी पेज का नुकसान नहीं हो रहा और ये अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं, यानी यूरेशियाई और इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला, दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं और दोनों दब नहीं सकती थी, यानी एक दूसरे, चूंकि दोनों का लगभग वजन एक ही था तो आपस में टकराने लगा। इसीलिए उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ धक्का दिया और यह प्रक्रिया 10 मिलियन वर्षों तक चलती रही। यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट करना था, दैट्स इट। बाकी वो राइटिंग ठीक है। यहाँ पे इन्होंने किया है कि नहीं देखना पड़ेगा। चलिए, जैसे कि इंडियन प्लेट ने अपने उत्तर की ओर ढकेलना जारी रखा, निवृत्त क्रस्ट उच्च और उच्चतर तरीके से बाहर चला गया, अंततः एक पर्वत श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पर्याप्त उच्च हो गया। यहाँ पे इसको काटा गया है। एक्चुअली यहाँ पे हुआ ये है कि इंडियन प्लेट और इंडियन ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, जो चाइनीज प्लेट का भी, उस चाइनीज प्लेट भी उसमें मिला हुआ है, दोनों जब टकराया तो इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट भारी होने के कारण नीचे चला गया था और उसके कारण फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ था। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन बस यहाँ पे नहीं किया है, थोड़ा सा यहाँ दो पैराग्राफ में इन्होंने गलती की है, इसको काट दिया गया था जब चेक किया गया था। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से महाद्वीपीय की गतिशील होने की अवधारणा को बल मिला। हैरी हेस के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन आरंभ माना जाता है, जिसे विल्सन, मॉर्गन, मैकेंजी, ऑलिवर, पार्कर आदि विद्वानों ने संवर्धित किया। हिमालय की उत्पत्ति उसके अंतर्गत अभिसारी संचलन का परिणाम है। आज भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रहा है, जो इस तथ्य को प्रमाणिक बताता है। ठीक है, यहाँ पे अब यहीं पे रुक जाते हैं इसको। अब हम लोग एक दूसरा आंसर देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन सेम है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझाते हुए हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करें। सेम है ना। प्लेट विवर्तनिकी से आशय पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पे होने वाली गतिविधियों से है। यह सिद्धांत पर्वतों, महाद्वीपों, महासागरों और ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं के भौगोलिक
वितरण की व्याख्या करने में सहायक है, ठीक है। पर्वतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, परंतु प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय रही है। अतः हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या भी प्लेट विवर्तनिकी, ये उल्टा चल रहा है, सिद्धांत के द्वारा अधिक स्पष्ट और विश्वसनीय रूप से की जाती है। इस सिद्धांत के द्वारा दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराव के कारण हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। इन प्लेटों में उत्तर से यूरेशियाई प्लेट और दक्षिण से इंडो ऑस्ट्रेलियाई यानी भारतीय प्लेट के अभिसारी संचलन के कारण टकराव से उत्पन्न पश्चवर्ती बल के कारण तेथिस सागर के मलबा यानी अवसाद को इन्होंने लिख दिया ऐसे में वलन उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों की उत्पत्ति हुई। ये श्रेणियां मुख्यतः हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये देखो इन्होंने अभिसारी संचलन दिखाया है और इसके लिए इन्होंने मैप ड्रॉ किया है, इतना बड़ा मैप ड्रॉ किया है और जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी। उपयुक्त प्रक्रियाएं टर्सरी काल में संपन्न हुई, जिस कारण इसे टर्सरी पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। सर्वप्रथम ओलिगोशीन में मुख्य हिमालय का उत्थान हुआ। उसके बाद क्रमशः मायोसीन और प्लायोसीन में लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की स्थापना हुई। साथ ही हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि हुई। आज भी भारतीय प्लेट का यूरेशियाई प्लेट में क्षेपण हो रहा है, जिसके कारण हिमालय क्षेत्र का आज भी भूगर्भिक दृष्टि से अस्थिर और संवेदनशील माना गया है। संरचनात्मक रूप से हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखला अलग अलग चट्टानों से निर्मित है। मुख्यतः हिमालय एवं लघु हिमालय की प्लेट श्रेणी मुख्यतः रवेदार चट्टानों से बना है। इनमें ग्रेनाइट नीस शिस्ट की अधिकता है। शिवालिक श्रेणी नवीनतम पेटी है, इसका निर्माण करने वाली चट्टान। तो ऐसे करके इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब मैं आता हूं पहले आंसर पे। ओके, में बलुई पत्थर, शिष्ट पत्थर और चीका की प्रधानता है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से शिवालिक श्रेणी में मुख्य एवं लघु हिमालय से प्राप्त अवसादों की बहुलता है। आंसर खत्म। आंसर हो गया समाप्त। क्या समझ में आया आपके? अब देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को क्या करना है? समझाना है। समझ में आ रहा है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को समझाना है और उस आधार पे हमें एक तरह से हिमालय उत्पत्ति की व्याख्या करनी है। 2 क्वेश्चन का 2 पार्ट है। एक में प्लेट टेक्टोनिक्स प्रॉपर समझाना है और दूसरे पार्ट में हिमालय की उत्पत्ति को एक्सप्लेन करना है। प्लेट टेक्टोनिक्स समझाने के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स और उससे रिलेटेड टर्म्स जरूरी होता है। और चीज ध्यान रखिए, आप जिस भी सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ स्पेशल शब्द होते हैं, उनका यूज आपको आंसर राइटिंग में करना चाहिए। जैसे भू आकृतिक, अंतर्जात भू संचलन, ठीक है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक तो है ये। तो ये क्या है? ये ज्योग्राफी के टर्म्स हैं। इसकी जगह पे हम सामान्य हिंदी के शब्द भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एक्सक्लूसिव टर्म है, ज्योग्राफी में यूज होता है, तो ये करना आपके आंसर को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। जैसे इकोनॉमिक्स का आंसर लिखोगे तो इकोनॉमिक्स का टर्म्स आपको यूज करना चाहिए। तो पृथ्वी की सतह अस्थायी अपरिवर्तन, अब इसको हम एक्सप्लेन कर देना। देखो कैसे यहां लिखा गया है कि अंतर्जात भू संचलन के द्वारा होने वाले परिवर्तनों, सतह पे होने वाले परिवर्तनों से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उसमें प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। इट मींस व्हाट? कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का संबंध इंडोजेनिक से नहीं, एक्सोजेनिक से नहीं है, इंडोजेनिक फोर्स से है, ये भी बता दिया। तो कितने सारे इंफॉर्मेशन यहां पे आ गए, ये देखिए। दूसरा, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की बात की गई, यानी प्लेट के बारे में बताया ही नहीं गया, इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया। तीसरा, प्लेट के अंदर जो प्लेट की मूवमेंट है उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, सीधे सीधे दिख जाएगा। प्लेट संचलन के प्रकार को यहां पे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया और उसको यहां पे बताया भी गया विथ एग्जाम्पल। यानी अभी तक आप प्लेट टेक्टोनिक ही पढ़ रहे हैं, अब अभी सारी संचलन में इन्होंने अलग अलग तरह के प्लेट्स के बीच के इंटरेक्शन को बताया है।
इसके बाद तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स ही अभी तक आपने पढ़ा देखा, तो इनका पहला आंसर पहला पार्ट का पूरा हुआ। दूसरा, इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो एक फैक्ट यहां पे डाला, तेथिस सागर की बात की, गोंडवाना की बात की, और यूरेशियाई और दक्षिण एशियाई प्लेट के टकराने की बात की। एक छोटा मैप बनाया है। आप इसके बाद के आंसर में देखना तो समझ में आएगा कि क्या अंतर है। कितना छोटा सा मैप बनाया, इससे पता चलता है कि ये स्टूडेंट पेज बर्बाद नहीं करना चाहता, एसेंशियल लगा, जरूरी लगा, तभी इसने मैप ड्रॉ किया है और छोटा सा ड्रॉ करके इसने सिर्फ दिखाने की कोशिश की है और उसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया। खैर, इस एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी गलती है, कोई बात नहीं, यहां भी छोटा सा मैप है, वो चलेगा, ठीक है। और इन्होंने फिर उसको कंक्लूड किया है। तो कुल मिला के एक अच्छा इंफॉर्मेशन, बैलेंस आंसर देखने की कोशिश की गई है और इसमें एक बहुत हद तक ये सक्सेस है। दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे हो सवाल सेम है। अब इन्होंने क्या किया, प्लेट टेक्टोनिक्स को एक पैराग्राफ में इन्फॉर्म करने की कोशिश की, बट ऐसा कोई भी फैक्ट्स और कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके कारण ये उसको जस्टिफाई कर सके। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जस्ट सेकेंड पैराग्राफ से जो इन्होंने हिमालय को उठाया है, यहां पे दिख रहा है, अब इन्होंने हिमालय को ही एक्सप्लेन करना शुरू किया। अब ये भूल गए कि इनको प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन करना है और हिमालय का भी जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल ढीला ढाला टाइप का एक्सप्लेनेशन है, जिसमें बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के भारी भारी शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इन्होंने इनके आंसर को जब आप पढ़ोगे, अब इसमें एक और ये वाला देखो, जिस तरह से आंसर ढीला ढाला किया गया उसी तरह से यहां मैपिंग भी ढीली ढाली की गई। इसके लिए इन्होंने इतना जगह ले लिया जो दिखाता है कि ये कॉपी का पेज भरना चाहते हैं। ये एक निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है जो कॉपी चेक करते हैं, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन खास है नहीं और उसके लिए सिर्फ इस डिजाइन के लिए इतना जगह लेना कोई सेंस इसका नहीं बनता है। और इसी तरह से आगे भी इन्होंने अलग अलग काल में कैसे हिमालय बना, उसके अंदर किस प्रकार की चट्टानें हैं, इनको एक्सप्लेन किया है। प्लेट टेक्टोनिक्स से ये प्रूफ करने की कोशिश नहीं किए और साथ में यहां कोई कंक्लूजन नहीं है, सीधा इन्होंने आंसर को बंद कर दिया। तो दोनों आंसर पढ़ने से आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि आपको किस तरह के आंसर लिखने हैं। और अब एक चीज और देखिए, आप खुद से सोचिए कि ये दोनों पेपर अगर आपको चेक करने के लिए दिया गया होता तो आप किसको नंबर ज्यादा देते। आप ये खुद से एनालाइज कर सकते हैं। इन सेम क्वेश्चन पे दो आंसर्स बहुत है मेरे पास, बट मैंने इसी दो ही आंसर को उठाया है। दो में ही आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है और आप इजीली अपने आंसर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।